हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। ये मुस्लिम लॉ का सेकंड पार्ट है एमसीक्यूज का। 400 एमसीक्यू की हम लोग सीरीज कर रहे हैं। आज हम मुस्लिम मैरिज से संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बतानी है आपको कि कहीं कहीं पर धुंधला आपको हो सकता है। देखिए, एक आध क्वेश्चन तो मैं उसको पढ़ दूंगा, उससे समझ लीजिए। बाकी कोशिश यही है कि सब कुछ क्लियर दिखे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा या इसके बाद उसको देख लीजिएगा। कनेक्टेड नहीं है, बस देखना ज़रूरी है ताकि आपके क्वेश्चंस मुस्लिम लॉ के गलत ना हों। कहीं भी मुस्लिम लॉ आता है, उत्तराखंड जुडिशरी या बिहार जुडिशरी, उसको टारगेटेड करके वीडियो बनाया गया है। यूजीसी नेट में भी ये उतना ही हेल्पफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? 4, 3, 1 या 2? हम एक पॉज लेके आपको आंसर बताएंगे ताकि आपको आंसर गैस करने का टाइम मिल जाए। तो एक मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? 4 पत्नियां रख सकता है। कितनी पत्नियां रख सकता है? 4 पत्नियां रख सकता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में पर्सनल लॉ लागू होते हैं और मुस्लिम लॉ में 4 पत्नियों को रखने का अधिकार दिया गया है। 5वां विवाह जो होता है वो शिया विधि में शून्य और सुन्नी विधि में अनियमित माना जाता है। यहाँ पर हम आपको एडिशनल फैक्ट भी इसलिए बताते जाते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी होती चली जाए। और जो 4 पत्नियां रख सकता है एक मुस्लिम व्यक्ति, उसके साथ क्या शर्त होती है? उसके साथ शर्त ये होती है कि वह चारों पत्नियों से अगर समान व्यवहार करता है तो वह 4 पत्नियों को रख सकता है, अन्यथा वह 4 पत्नियों को नहीं रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में निकाह का अर्थ है स्त्री एवं पुरुष का यौन संबंध, स्त्री एवं पुरुष का एक साथ रहना, स्त्री एवं पुरुष का विवाह करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें निकाह का अर्थ क्या है? निकाह का अर्थ जो है वो स्त्री एवं पुरुष का इंद्रियों का सहयोग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आंसर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? स्त्री एवं पुरुषों का यौन संबंध। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए निकाह का विधिक अर्थ क्या है, तो निकाह का विधिक अर्थ है 2 लोगों के मध्य मैरिज, विवाह। 2 लोगों के मध्य विवाह को ही निकाह कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की बात हो रही थी और शाब्दिक अर्थ में यहाँ पर ये इतना क्लियरली नहीं है, बट चारों ऑप्शन में देखने पे यही सबसे सही लगता है, क्योंकि निकाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो स्त्रियों का संयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में संबंधित विधान है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 या उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986, ये तीनों ही मुस्लिम लॉ के एक्ट हैं जो इंडिया में आज की तारीख में भी अप्लाई होते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें ये तीनों एक्ट पढ़ाए जा चुके हैं और 1-2 एक्ट हमने इसमें से ऑनलाइन भी पढ़ाया है आपको यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर भी आपको उसका वीडियो मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में कौन से न्यायाधीश ने कहा था कि मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, ना कि संस्कार है? मुस्लिम मैरिज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम विवाह, इसमें किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। ये किस जस्टिस ने कहा था? बहुत फेमस स्टेटमेंट है। आप जब निकाह के संबंध में मेंस का आंसर लिखते हैं तब भी इसका प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं जस्टिस महमूद का ये स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जस्टिस महमूद का स्टेटमेंट है। तो इसलिए याद रखिएगा, जस्टिस महमूद का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस बात में कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं? जो मुस्लिम विवाह है वो सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इस्माइली बीबी बनाम सुलाब कला बीबी, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा, अब्दुल कादिर बनाम सलीमन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहीं कहीं अब्दुल कादिर बनाम सलीमा भी लिखा होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा में कहा गया कि मुस्लिम विवाह जो है वो सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह पूर्णतः निषिद्ध है? धात्रेय संबंध में, रक्त संबंध में, निकटता में, उपरोक्त सभी में। तो मुस्लिम विवाह किन किन मामलों में निषिद्ध है वो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम विवाह जो है या मुस्लिम निकाह जो है वो किन किन मामलों में निषिद्ध किया गया है। तो मुस्लिम निकाह
धात्रेय संबंध में, रक्त संबंध में और निकटता में, तीनों में ही निषिद्ध किया गया है। आइए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि धात्रेय संबंध, रक्त संबंध और निकटता क्या होती है। तो धात्रेय संबंध ऐसा संबंध जिसमें जो दो लोग हैं वो इस तरीके से संबंधित हैं कि उन्होंने एक ही माँ का दूध पिया है। जो दो लोग हैं उन्होंने एक ही माँ का दूध पिया है, तो फिर वो दोनों धात्रेय रूप से संबंधित हो जाएंगे, है ना। तो धात्रेय संबंध वाले व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। रक्त संबंध में कुछ बताए गए हैं। वैसे मुस्लिम में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि रक्त संबंधी होते हुए भी निकाह कर लेते हैं, लेकिन रक्त संबंध में कुछ ऐसे रक्त संबंध बताए गए हैं जिनमें निकाह नहीं हो सकता है। जैसे पहला, माता और दादी चाहे जितनी पीढ़ी ऊंची हो उनसे निकाह नहीं हो सकता है। पुत्री या पौत्री चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो उनसे निकाह नहीं हो सकता है। बहन चाहे सगी हो या सौतेली उससे निकाह नहीं किया जा सकता है। भतीजी तथा भाई या बहन की नातनियाँ पोतियाँ चाहे कितने नीचे की पीढ़ी हो उनसे निकाह नहीं किया जा सकता। बुआ, मौसी, चाचा, मामा आदि इनसे निकाह नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो इसको आप वीडियो को रिपीट करके लिख भी सकते हैं। हालांकि आपने पढ़ लिया होगा, ये एमसीक्यू केवल आपके रिवीजन पर्पस से कराए जा रहे हैं। तो ये जो रक्त संबंध होते हैं इनमें निकाह नहीं हो सकता, इनमें भी पूर्णतः निषिद्धता होती है। अब संबंध की निकटता क्या होती है? संबंध की निकटता जो है वो अपनी स्त्री की संतान, माता या अन्य पूर्वजों से या पूर्वज या संतानों की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। मतलब कोई व्यक्ति अपनी स्त्री की संतान, मतलब अगर किसी ने कोई निकाह किया और उस स्त्री के पहले से ही कोई संतान है तो उससे निकाह नहीं किया जा सकता, है ना। माता या अन्य पूर्वजों से निकाह नहीं किया जा सकता। ये रक्त संबंध में भी आती हैं और निकट संबंध में भी आती हैं। पूर्वज या पूर्वजों की संतानों से निकाह नहीं किया जा सकता। अब उसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वैसे नॉर्मल कंडीशन में तीनों ही ऐसे हैं जो पूर्णतः निषिद्धता प्राप्त करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति विवाह करने के लिए सक्षम है जब वह यौवनागमन की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, मुस्लिम हो, स्वस्थ चित्त हो, उपरोक्त सभी हो। तो आंसर आपका हो जाएगा कि जब व्यक्ति यौवनागमन की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, मुस्लिम हो, स्वस्थ चित्त हो, तीनों ही कंडीशन कंप्लीट करता हो, तब वह निकाह करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, धात्रेय संबंध में किया गया मुस्लिम विवाह होता है शून्य, विद्यमान्य, अनियमित या मुताह। तो धात्रेय संबंध में अगर मुस्लिम विवाह किया जाता है तो वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। शून्य को मुस्लिम लॉ में जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं और उर्दू टर्म यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बातिल। बातिल कहते हैं। बातिल जो होता है धात्रेय संबंध में किया हुआ निकाह बातिल होता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए अवयस्क का संरक्षक वरीयता क्रम में होता है। अगर आपने मुस्लिम विधि में संरक्षकता पढ़ी होगी तो अवयस्क के संरक्षक के संबंध में क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन उसका संरक्षक होता है उसको आपको पता होगा। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है पिता, पिता में भाई, माता, मामा या मातृकुल के अन्य सदस्य। दूसरा ऑप्शन है पिता में भाई, पिता, पिता भाई, माता, माता पिता, पिता में एवं भाई। तो आंसर आपका होगा पिता, पिता में भाई, मामा, माता, मामा या मातृकुल के अन्य सदस्य। ये ऑप्शन सही है। संरक्षकता आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में कौन आवश्यक तत्व नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यक नहीं है? तो पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। तो ये मुस्लिम विवाह का आवश्यक तत्व है। एक ही बैठक में होना चाहिए, ये भी आवश्यक तत्व है कि मुस्लिम निकाह जो है वो एक ही बैठक में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी ने प्रस्ताव दिया है और दूसरे ने 4 दिन बाद स्वीकृति दी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बैठक में होना चाहिए, चाहे वो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, लेकिन होना एक ही बैठक में चाहिए। आपसे एक नया क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभी लॉकडाउन के दौर में 1-2 ऐसे केसेस आए जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह पढ़ा गया, तो क्या ऐसा निकाह वैलिड है? हाँ, बिल्कुल वैलिड है। अगर अदर कंडीशंस पूरी करता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ही बैठक में किया गया निकाह वैलिड है। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह होता है उसमें ये मेन एलिमेंट होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो एक ही बैठक में होना चाहिए, ये भी आवश्यक तत्व है। पक्षकार सक्षम होने चाहिए तथा साक्षी भी होना चाहिए, मतलब सक्षम पक्षकार एवं सक्षम साक्षी। तो आप जानते हैं कि सुन्नी विधि में जो निकाह पढ़ा जाता है उसमें साक्षी की आवश्यकता होती है, जबकि शिया विधि में साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो
जब भी साक्षी की आवश्यकता हो तथा जो भी पक्षकार हो वो सक्षम होने चाहिए। तो यहाँ पूछा आवश्यकता तो नहीं है, तो चौथा है लिखित, अर्थात मुस्लिम निकाह जो है वो लिखित में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वह लिखित भी हो सकता है और वह मौखिक भी हो सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है यहाँ से कि लिखित या मौखिक दोनों में से किसी प्रकार का निकाह हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि लॉ ज्ञान के बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ को लॉ सब्जेक्ट और जीएस के पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन पेड ग्रुप में तैयारी करें, इन पेड ग्रुप में पीडीएफ मटेरियल, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। आपका जो पूरी तैयारी है प्री की, चाहे वह बिहार जुडिशरी की हो या बिहार एपीओ की हो, लॉ और जीएस दोनों सब्जेक्ट की, वो पूरी तैयारी, पूरा मटेरियल इस ग्रुप में मिलेगा। आपको उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और तेज़ करना चाहते हैं, और संडे में इसमें एक छोटा सा टेस्ट भी होता है ताकि आप हर हफ्ते अपनी तैयारी को टेस्ट कर पाएँ कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 7017254445, इस पर आप व्हाट्सअप करके ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप की उसकी जानकारी दे दी जाएगी और आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पारिवारिक संबंध में लागू होने वाली विधि कौन सी है? अधिनियमित विधि, वैयक्तिक विधि, सांविधिक विधि या धार्मिक विधि? अच्छा, इतने सरल क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि एग्जाम में सरल क्वेश्चन ही आते हैं, बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर हमने कहीं नहीं पढ़ा होता है, चूक हो जाती है और सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हालांकि एग्जाम में तीनों लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन गलत होना आत्मघाती साबित होता है। इसलिए सरल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से कीजिए। जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाली विधि है वो कौन सी है? तो भारत में आप जानते हैं कि पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाली विधि वैयक्तिक विधि है। कौन सी विधि है? वैयक्तिक विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अधीन विवाह के लिए सापेक्षिक निषिद्धता है। मतलब मुस्लिम विधि के अधीन जो निकाह होगा उसमें सापेक्षिक निषिद्धता कौन सी है? क्या क्या सापेक्षिक निषिद्धता के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है गैर मुस्लिम से विवाह, पांचवा विवाह विरुद्ध संयोजन या उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम विधि में जब हम सापेक्षिक निषिद्धता पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि गैर मुस्लिम से विवाह, पांचवा विवाह और विधि विरुद्ध संयोजन, ये तीनों ही सापेक्षिक निषिद्धता में आते हैं। ये तीनों ही सापेक्षिक निषिद्धता में आते हैं, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम विधि में सापेक्षिक निषिद्धता में बहुविवाह, अवैध संभोग, उचित साक्ष्यों की अनुपस्थिति, धार्मिक असमानता, इद्दत की अवधि में बिताते हुए स्त्री से निकाह, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ये ऑप्शन में भी अगर होते तो भी उपरोक्त सभी आंसर ही सही होता। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि में वयस्कता का जो विकल्प है उसका क्या तात्पर्य है? मतलब मुस्लिम लॉ में जो वयस्क है उसे किस चीज़ को वयस्क माना जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वयस्क होने पर विवाह को निराकृत करना, मुस्लिम अवयस्क लड़के या लड़की को अवयस्कता में हुए विवाह को वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अस्वीकृत या पुष्ट करने का अधिकार, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विवाह को अस्वीकार करना या उपरोक्त सभी। तो 13 का आंसर आप गैस कर लीजिए कि 13 का आंसर क्या होगा? मुस्लिम विधि में वयस्कता का विकल्प किसे माना जाता है? तो जो इसको वयस्कता के विकल्प को दूसरी लैंग्वेज में यौवनावस्था का विकल्प भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। तो ये क्या है? ये वयस्कता का विकल्प है। इसमें क्या होता है? मुस्लिम अवयस्क लड़के या लड़की को अवयस्कता में हुए विवाह को वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अस्वीकृत या पुष्ट करने का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि मुस्लिम विधि में वयस्कता की उम्र कितनी मानी जाएगी? तो 15 वर्ष। अब इसका हम आपको एक सिंपल टर्म्स में समझा देते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की जिसका निकाह 15 वर्ष से पहले हो गया है, मतलब उसकी उम्र के 15 वर्ष के पहले हो गया है, और अगर वह जब 15 वर्ष का होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वह उस निकाह को जारी रखना चाहता है या समाप्त करना चाहता है। अगर वह उस निकाह को समाप्त करना चाहता है तो अपना ऑप्शन ऑफ प्योरिटी का यौवनागमन का विकल्प का चुन के या वयस्कता के विकल्प को चुन के उस निकाह को समाप्त कर सकता है, और अगर वह जारी रखना चाहता है तो जारी रख सकता है ना। तो और ये विकल्प कब तक? ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन विकल्प रहता है। इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर उन दोनों के मध्य इंटरकोर्स हो जाता है आपसी सहमत से 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद, तो
ये विकल्प समाप्त हो जाता है, और नहीं तो यह विकल्प 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 16 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाता है, मतलब 1 वर्ष तक रहता है। अगर इस कंडीशन में इंटरकोर्स नहीं होता तो। अगर इंटरकोर्स हो जाता है, मान लीजिए अगले दिन ही हो गया, तो वह विकल्प समाप्त हो जाएगा। तो वयस्कता का विकल्प, यौवनागमन का विकल्प मेंस का भी टॉपिक है, हमने आपको शॉर्ट में जैसे समझा सकते थे समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक विद को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो पारिवारिक विद को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? आप भी जानते हैं कि पारिवारिक विद पे सेंट्रल लॉज हैं ही, और स्टेट भी उसमें अपने तरीके से संशोधन करता रहता है। तो इसलिए पारिवारिक विद को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। मतलब पारिवारिक विद ऐसा मुद्दा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला अपना विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत करता है तो उन पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि लागू होती है, लागू नहीं होती है, कुछ शर्तों के अधीन लागू होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर एक मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला अपना निकाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत करते हैं तो उन पर मुस्लिम विधि लागू नहीं होती है, उन पर मुस्लिम विधि लागू नहीं होती है। उनका विशेष विवाह अधिनियम में विवाह करने का ही संकेत यह है कि वह मुस्लिम विधि को अपने विवाह के संबंध में लागू नहीं करना चाहते, उनके ऊपर विशेष विवाह अधिनियम के ही प्रावधान लागू किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह माना गया है एक संस्कार, एक संविदा, एक धार्मिक कृत्य, एक कानूनी कृत्य। अब ये ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि किसी केस में अभी आपने पहले ही पढ़ा था कि किसी केस में मुस्लिम निकाह को संविदा कहा गया है, तो किसी केस में संस्कार कहा गया है, तो किसी केस में दोनों ही कहा गया है। जो मुस्लिम निकाह है वो संविदा भी है और संस्कार भी है। बट अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं और आपको आंसर देना ज़रूरी है तो अधिकतर जगह पर क्या कहा गया है? संविदा। तो इसलिए आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? संविदा। हालांकि अगर इसमें एक ऑप्शन ये होता कि यह संस्कार भी है संविदा भी है तो आंसर बहुत ज़्यादा सही होता, ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन की अनुपस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में न्यायालय ने कहा मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संविदा है? मतलब किस केस में कॉन्ट्रैक्ट ने सेल ऑफ डीड के समान मुस्लिम निकाह को माना था? किस केस में माना था? ऑप्शन है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, अनीस बेगम, सबरुन्निसा, हसन बनाम कुट्टी। बताइए किस केस में माना था आपने माना किस केस में माना था? आपने पढ़ा होगा कि सबरुन्निसा के केस में कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम विधि में विवाह जो है वो विक्रय संविदा के समान है और यह एक सिविल संविदा है। अगला क्वेश्चन है, एक मुसलमान दुनिया के किसी देश में अपने वैयक्तिक कानून के साथ आता है, अपने वैयक्तिक कानून के बिना जाता है, अपने वैयक्तिक कानून को अपने देश में छोड़कर जाता है, या संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल है? मतलब अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है वो इंग्लैंड जाएगा तो क्या उस पर इंडिया में जो मुस्लिम लॉ उसके पर्सनल लॉ हैं वो अप्लाई करेंगे, या फिर जो इंग्लैंड में मुस्लिम लॉ के संबंध में कानून होगा वो अप्लाई करेगा? तो आप ये जान लीजिए कि जो ये धार्मिक विधियाँ होती हैं या वैयक्तिक विधियाँ होती हैं वो लैंड के हिसाब से वर्क करती हैं। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका के कानूनों का पालन करना होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। संबंधित देश के कानून के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल हैं। मतलब अगर उसको संबंधित देश में उन वैयक्तिक कानूनों को प्रदान किया गया है तो उसके वही कानून उपलब्ध होंगे, वह अपना जो वैयक्तिक कानून अपने देश में लागू है उसको लेकर नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में तरमीजी के अनुसार विवाह का उद्देश्य है? पहला काम वासना का नियमन, दूसरा वंश वृद्धि, तीसरा गृहस्थ जीवन का नियमन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर बताइए कि आंसर इसका क्या है? आप जानते हैं कि इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या है? डी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहीं लिखा हुआ आंसर नहीं मिलेगा या आपने पढ़ा नहीं होगा, बस कॉमन सेंस से आंसर देना है। और ये तीनों ही उद्देश्य माने जाते हैं निकाह के। तो तीनों अगर हिंदू विधि में मानते तो हिंदू विधि में, अगर ये क्वेश्चन हिंदू विधि के संबंध में होता तो भी ऑप्शन डी ही सही होता, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी विधि के अनुसार विवाह के समय साक्षी होना आवश्यक है? स्वस्थ चित्त एवं वयस्क 2 मुस्लिम पुरुष, एक पुरुष 2 स्त्रियां, एक मुस्लिम पुरुष 1 स्त्री,
एक स्त्री और एक पुरुष, केवल 2 मुस्लिम स्त्रियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको इसका फैक्ट याद होगा। आपको पता होगा कि जो सुन्नी विधि में विवाह के समय साक्षी उपस्थित होने चाहिए, जो बहुत एसेंशियल कंडीशन है सुन्नी विधि में, उसमें या तो 2 मुस्लिम पुरुष हो सकते हैं या 1 मुस्लिम पुरुष और 2 स्त्रियाँ हो सकती हैं। लेकिन ना तो 4 स्त्रियां हैं और ना ही 2 स्त्रियां। 2 स्त्रियों के द्वारा विवाह कराया जा सकता है। 2 मुस्लिम पुरुष और 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लीट हो सकती है सुन्नी विधि के अनुसार साक्षी होने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको ये ऑप्शन याद करना है तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि अगर सुन्नी विधि में विवाह हो रहा है, निकाह हो रहा है, तो उसमें अगर कोई पुरुष साक्षी नहीं है तो वह निकाह वैलिड नहीं होगा। पुरुष साक्षी का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, सिया विधि के अनुसार विवाह के समय कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। तो सिया विधि में आप जानते हैं कि सुन्नी विधि में तो निकाह के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन सिया विधि में तलाक में साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है, निकाह में आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन होगा सी, कोई साक्षी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में यौवनागमन का तात्पर्य है संतानोत्पत्ति की क्षमता, 21 वर्ष, विवाह करने की क्षमता या 18 वर्ष। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यौवनागमन का विकल्प मिलता है और यौवनागमन से तात्पर्य मुस्लिम विधि में है संतानोत्पत्ति की क्षमता, जिसे 15 वर्ष माना गया है। जिसे कितना माना गया है? 15 वर्ष, 15 ईयर्स माना गया है यौवनागमन का विकल्प, संतानोत्पत्ति की क्षमता को। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह करने की असमर्थता है पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता या निर्देशात्मक असमर्थता। पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम विधि में निकाह करने में कौन कौन सी असमर्थताएं होती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आपको हर प्रकार की असमर्थता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसका आंसर ये है पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता और निषेधात्मक असमर्थता। कहीं कहीं पे पूर्ण असमर्थता है, कहीं कहीं सापेक्ष असमर्थता है। पूर्ण असमर्थता, जो असमर्थता दूर नहीं हो सकती। सापेक्ष असमर्थता, जो असमर्थता दूर की जा सकती है। निर्देशात्मक, जो कानून में, कुरान में या फिर सुन्नत में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो असमर्थता है। और निषेधात्मक असमर्थता, कुछ ऐसे निषेधात्मक संबंध दिए गए हैं जिनमें विवाह करने में मुस्लिम व्यक्ति असमर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आता है। हम आपको अभी बता चुके हैं पीछे क्वेश्चन में कि सापेक्ष असमर्थता में क्या क्या आता है। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। अवैध संभोग, बहुविवाह, साक्षियों की अनुपस्थिति या उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी जो हैं वो मुस्लिम विधि में विवाह के लिए सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त सभी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम स्त्री द्वारा पति की मृत्यु या तलाक पर एक निश्चित समय तक विवाह न करने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। पहला ऑप्शन है इद्दत, दूसरा है मेहर, तीसरा है तलाक और चौथा है पृथक्करण। तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, आपको आंसर पता होगा ए, इद्दत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद की अवस्था में इद्दत की अवधि होती है 3 मासिक धर्म, 2 मासिक धर्म, 3 मासिक धर्म और यदि मासिक नहीं आता तो 3 चंद्रमास या 1 मासिक धर्म। तो विवाह विच्छेद की अवस्था में जो इद्दत की अवधि है वो कितनी होती है? आपको आंसर पता होगा कि 3 मासिक धर्म और यदि मासिक धर्म नहीं आता तो 3 चंद्रमास। आप एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हालांकि ये हर जगह परफेक्ट नहीं होती है, बट 90% जगह परफेक्ट होती है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन में एक्सप्लेन किया है कुछ भी, तो वो ऑप्शन ही 90% सही होता है, 10% नहीं सही होता है। और वो कैसे? क्योंकि एक्सप्लेन हमेशा तब ही किया जाता है अगर 4 में से 1 में किया गया। अगर 4 में से 2 में किया गया या 3 में किया गया या चारों में किया गया तो ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि एक्सप्लेन तभी किया जाता है जब आपको आंसर तक पहुंचाने का परीक्षक का उद्देश्य हो और वो जो क्वेश्चन में विवाद हो सकता है उसको टालना चाहता हो, तो इसलिए वह एक्सप्लेन करता है। और अगर एक्सप्लेन किया गया है तो 90% आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में पति की मृत्यु पर विधवा को इद्दत अवधि व्यतीत करनी होती है। कितनी इद्दत अवधि व्यतीत करनी होती है? 4 माह, 4 महीने 10 दिन, 3 मासिक धर्म या 2 मासिक धर्म। तो हमने विवाह विच्छेद में पढ़ा था 3 मासिक धर्म, लेकिन
पति की मृत्यु पर जो इद्दत की अवधि है वो अलग होती है। पति की मृत्यु पर इद्दत की अवधि कितनी होती है? 4 महीने 10 दिन की। कितनी होती है? 4 महीने 10 दिन की। पति की मृत्यु पर इद्दत की अवधि 4 माह 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, इद्दत काल में किया गया विवाह शून्य माना जाता है? शिया विधि में, सुन्नी विधि में, उक्त दोनों में, या उक्त में से कोई नहीं। तो इद्दत काल में अगर कोई विवाह कर लेता है, इद्दत पीरियड चल रहा है, तो उसको शिया विधि में शून्य माना जाएगा और सुन्नी विधि में अनियमित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सुन्नी विधि में अनियमित माना जाएगा और शिया विधि में शून्य माना जाएगा। अंतर क्या है? वो विवाह शून्य ही रहेगा इद्दत काल के। इद्दत काल में अगर कर लिया तो शून्य ही माना जाएगा। फिर अगर दोबारा विवाह करना है तो पूरा प्रोसीजर उसका अलग है, उसको अप्लाई करना होगा। और सुन्नी विधि में क्या है कि जब इद्दत कंप्लीट हो जाएगा, इद्दत का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब विवाह को वैलिड माना जाएगा, तब तक अनियमित माना जाएगा। तो अनियमितता दूर हो सकती है, शून्यता दूर नहीं हो सकती। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको आप याद कर लीजिए। अनियमितता दूर हो सकती है लेकिन शून्यता दूर नहीं हो सकती। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है विवाहित व्यक्ति से विवाह, गैर मुस्लिम से विवाह, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम विधि में जो निषेधात्मक असमर्थता है उसके अंतर्गत क्या आता है? आपको आंसर देना है विवाहित व्यक्ति से विवाह और गैर मुस्लिम से विवाह, दोनों ही आते हैं। ठीक है, दोनों ही निषेधात्मक असमर्थता में आते हैं। मतलब अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो अगर किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो पहले से ही किसी विवाह संबंध में है और उसका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, तो ऐसी विवाहित, यहाँ पर व्यक्ति की जगह अगर स्त्री लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। विवाहित स्त्री से विवाह या गैर मुस्लिम से विवाह दोनों ही निषेधात्मक असमर्थता में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है तलाक का निषेध, गैर मुस्लिम से विवाह। दूसरा ऑप्शन है गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध, तीर्थ यात्रा में विवाह, समानता के नियम के विरुद्ध विवाह। तीसरा ऑप्शन है विवाहिता से विवाह, गैर मुस्लिम से विवाह। और चौथा ऑप्शन है गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध एवं विवाहिता से विवाह। तो आप आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पर आंसर गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध, तीर्थ यात्रा में विवाह या समानता के नियम के विरुद्ध विवाह, ये ऑप्शन सही है निदेशात्मक असमर्थता में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार हैं। मुस्लिम विधि में विवाह के कितने प्रकार हैं? शून्य विवाह, अनियमित विवाह, मान्य विवाह। अब अनियमित को फासिद भी कहते हैं और मान्य को सही भी कहते हैं। अब ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, आपने कई जगह पढ़ा हुआ है कि शून्य विवाह होता ही है, ठीक है, और मान्य विवाह तो होगा ही, मान्य तो होते ही है विवाह। वैलिड मैरिज तो होती ही है ना। अगर वैलिड मैरिज ही नहीं होगी तो मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन सही हैं, तो तीसरा भी सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के कॉमन सेंस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दात्रेय संबंध एवं रक्त संबंध में किया गया विवाह होता है। दात्रेय संबंध हम क्या बता चुके हैं आपको कि दात्रेय संबंध क्या होता है, और रक्त संबंध भी बता चुके हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है दात्रेय संबंध और रक्त संबंध में किया गया विवाह? दात्रेय संबंध, रक्त संबंध और निकटता के संबंध में किया गया विवाह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और इसको उर्दू में क्या कहेंगे? आप जानते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं बातिल। क्या कहते हैं? बातिल। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के एक अवज्ञाकारी पत्नी के विरुद्ध पति को क्या उपचार प्राप्त है? मतलब अगर मुस्लिम विधि में कोई पत्नी किसी पति की अवज्ञा करती है, उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है, तो उसको क्या उपचार प्राप्त है? विवाह विच्छेद कर ले, भरण पोषण देने से इनकार करे, या दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए सिविल केस करे। तो मुस्लिम जो पति को उपचार प्राप्त है वो तीनों ही उपचार प्राप्त है। विवाह विच्छेद भी कर सकता है, भरण पोषण देने से भी इनकार कर सकता है, और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बात भी कर सकता है। और आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अवज्ञाकारी पत्नी से क्या तात्पर्य। अवज्ञा का मतलब जो उसकी वैलिड चीज़ है उसको अगर मानने से इनकार कर देती है तो ये ऑप्शन उसके पास है। इनवैलिड चीज़ को मानने के लिए कोई ऑप्शन उसके पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जिस विवाह में अवध और मेहर दोनों निश्चित कर दिया गया है उसे क्या कहा जाएगा? मतलब ऐसा मुस्लिम निकाह जिसमें अवध और मेहर दोनों निश्चित हैं, उस निकाह को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं कि मुस्लिम विधि में अवध और मेहर निश्चित करने वाले निकाह को क्या कहा जाता है? मुता विवाह। अगर केवल मेहर निश्चित करने की बात होती तो मुता विवाह नहीं होता, लेकिन अवध निश्चित किस में होती है? मुता विवाह में ही होती है। तो आपने अगर मुता विवाह पढ़ा होगा तो आप इस ऑप्शन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाह के संबंध में जितने MCQ हो सकते थे सभी कंप्लीट
तैयार कर लिए हैं। अगले जो MCQ का पार्ट आएगा उसमें हम आगे के MCQ तैयार करेंगे। अगले जो पार्ट है उसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे हम, मेहर और विवाह विच्छेद। जो आपको कल मिलेगा तो मेहर और विवाह विच्छेद एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर हमारे साथ MCQ सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पेड ग्रुप के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 7017254445 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के संबंध में जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं तो ये तो बताइएगा ही वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे इस प्रकार के वीडियो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अगर अभी तक लोग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार जुडिशरी से संबंधित GS के भी वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू।